Okay, just हम क्या करते थे? Okay, so कौन मिंजा म्यूट करें बेटा अपने आप को। फाइन जी। सो हम लोगों ने कल जो था वो 8 और 6 मूविंग एवरेजेस के बारे में बात की थी कि ये होता क्या है, और अभी हम लोगों ने बात करनी है कि रिग्रेशन एनालिसिस जो आखिरी टेक्निक है उसके बारे में बात करनी है कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। सही है। तो अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब कभी भी आपका बिजनेस जो है वो फोरकास्टिंग कर रहा होता है, तो उस फोरकास्टिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोगों ने देखना होता है। ठीक है, समटाइम्स हम लोग अपने सेल्स नंबर्स देखते हैं, लेकिन रिग्रेशन असल में करता क्या है? रिग्रेशन का मतलब है कोरिलेशन। सही है। और कोरिलेशन का मतलब ये है कि आप अपना सेल्स डेटा को बाकी इंडिकेटर्स के साथ, बाकी फैक्टर्स के साथ, बास कंपनीज के साथ, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ, मार्केट ड्राइविंग फोर्सेस के साथ आप उसको इंटरेक्ट करवाते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब ये कि आप देखते हैं कि जी मार्केट फोर्सेस में क्या हो रहा था तो हमारी शेयर प्राइस गिरी, मार्केट में क्या हो रहा था कि हमारी सेल्स गिरी, मार्केट के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी जिससे हमारी सेल्स बूस्ट हो गई। ठीक है, एक तरह का कोरिलेशन डेवलप करते हैं। अच्छा, एक कोरिलेशन डेवलप करने से फायदा क्या होता है? कोरिलेशन डेवलप करने से फायदा ये होता है कि वो एक आपको लीडिंग इंडिकेटर दे देता है कि यार ये होता है तो ये चीज होगी आपकी सेल्स के साथ। बुरा होने वाला भी पहले आपको इंडिकेट हो जाता है और अच्छा होने वाला भी पहला इंडिकेट हो जाता है। तो कंपनी पहले से प्लान बनाकर, पहले से डिसाइड करके वो काम कर चुकी होती है। देयरफॉर जब हम कोरिलेशन कर रहे होते हैं तो कोरिलेशन का सबसे बड़ा फायदा जो कंपनीज को नजर आता है वो ये है कि कुछ ऐसे कुछ ऐसी वो होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं जिनमें बिजनेसेस आगे चलकर बेहतर तरीके से आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं, और उसके लिहाज से जैसे ही वो इंडिकेटर हिट होता है, सही है, फौरन से पेशतर वो डिसीजंस लेकर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कहा जाता है कि जी रमजान के आखिरी हफ्ते के अंदर, सही है, आखिरी जो लास्ट अशरा होता है इसके अंदर स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा काम नहीं होता। जो सेकंड अशरा है वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा स्पार्क एलिमेंट पे जाता है, वहां पर रिलेटिवली ज्यादा सेल्स होती हैं क्योंकि लोगों ने ईद के लिए जो है तैयारियां शैयारियां भी करनी होती हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एतकाफ में बैठते हैं। सही है, तो जब वो लोग एतकाफ में बैठते हैं तो डेफिनेटली वो ट्रेड तो करेंगे नहीं। ट्रेड नहीं करेंगे तो वो कुछ मल्टी मिलियन की ट्रेड करते थे, अब वो एतकाफ में बैठे हुए हैं। वैसे मैंने ये देखा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि तमाम तर वो लोग जो अम, बड़ी ट्रेड्स करते हैं, सही है, मतलब दे आर वेरी क्या कह सकते हैं, हैवी प्लेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, दे आर रियली वेरी रिलीजियस, बड़े रिलीजियस लोग हैं वो। लेट इट बी हिंदू, लेट इट बी क्रिश्चियंस, लेट इट बी मुस्लिम्स, बड़े कट्टर किस्म के वो रिलीजियस होते हैं। नमाजें टाइम पे चल रही होती हैं, एतकाफ चल रहे होते हैं, ज़कात, सदका, हज, उम्रे लगातार मस्त चल रहे होते हैं। इसी तरह से बकरा ईद से पहले लोग बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हज करने के लिए चले जाते हैं।
अभी तो खैर कोविड की वजह से सब चीजें बंद हुई हुई, लेकिन ये चीज पहले से ट्रेंड था। अब इस ट्रेंड से होता क्या? इस ट्रेंड से होता ये कि आपको पता चल जाता है दिस इज सो गोइंग टू हैपन, तो अभी यार ये काम नहीं करने वाला, सही है? या ये ट्रेंड अभी डेवलप होने वाला है, इसलिए थोड़ा-सा हाथ रोक लो, अभी ज़रा बाइंग नहीं करो, अभी ज़रा परचेजिंग नहीं करो, क्योंकि अभी थोड़ी-सी मार्केट गिरने वाली है। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास प्रोडक्शन के अंदर भी होता है कि प्रोडक्शन के अंदर कंपनीज़ पहले से डिसाइड कर लेती हैं, यार हमारे पास जो हमारे हमने हिस्टोरिकल डेटा देखा, तो हिस्टोरिकल डेटा को जब मैंने डिफरेंट फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करके देखा, तो पता चला कि जब कभी भी बजट आने वाला होता है, सही है, जुलाई के अंदर बजट आता है, ठीक है? अब बजट आने वाला होता है यार, तो पीछे से जो सप्लाईज़ होती है ना, वो रुक जाती है, ठीक है? और अगर बजट के अंदर बजट जब दिया जाता है, तो सप्लाईज़ रुक जाती है, इसका मतलब ये है कि उस वक़्त सब लोग खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन सप्लाईज़ अवेलेबल नहीं होती। तो यार अगर हम पहले से ही माल खरीद के रख लें, तो जिस वक़्त सप्लाईज़ रुकेंगी, उस वक़्त हमारे पास माल पड़ा हुआ होगा, सही है? और जब माल पड़ा हुआ होगा, तो हम अपने ऑपरेशंस के अंदर कंटिन्यूटी रखेंगे, बाकी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि माल आपको मिल नहीं रहा होगा। इस वजह से इंस्टेड मैं जून के अंदर जाकर कोई चीज़ खरीदूँ, मैं फरवरी या जनवरी के अंदर बल्क खरीद के रख लेता हूँ, ठीक है? अब लोग जब मैं बल्क खरीद रहा हूँगा, तो लोग कह रहे होंगे, भाई तुम पागल तो नहीं हो गए? बस यार ऐसे ही। यार तुम्हारा टोटल यूनिट जो है वो तो 5 हज़ार यूनिट्स का है, तो तुम बिना वजह 5 लाख यूनिट क्यों खरीद रहे हो? बस यार ऐसे ही, खरीद के रख लिया, क्योंकि मैंने कोरिलेशन डेवलप किया हुआ है। जुलाई के अंदर, जून-जुलाई के अंदर उन्होंने बजट अनाउंस करना है, और बजट जैसे ही अनाउंस होगा फॉरेन सेमेस्टर, जो सप्लाईज़ है वो रुक जाएँगी। तो मैंने कंटिन्यूटी ऑफ द बिज़नेस तो करना है, तो पहले से मैंने लीडिंग इंडिकेटर बना के रखा हुआ, ठीक है? अब जब बजट अनाउंस हुआ, मेरी प्रोडक्शन तो चल रही है, क्योंकि मैंने 5,000 की जगह पे 5 लाख यूनिट लिए थे। एक तो पहली बात है, 5,000 की जगह अब जब 5 लाख लूँगा, तो डेफिनिटली मुझे डिस्काउंट भी मिल गया होगा। वो बात बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर स्टोरेज कॉस्ट, थेफ्ट कॉस्ट वगैरह लगेगी, वो मैंने बेयर की सारी की सारी। तो अब जब मैं अपना ऑपरेशन कर रहा था, मेरा जो कॉम्पिटिटर बिज़नेस था, वो सप्लायर्स के लिए भाग रहा है, उसको सप्लाइज़ नहीं मिल रही। तो मेरे पास तो सप्लाइज़ होंगी ना, वो एएस वाला टीएसएम वाली कहानी, कि ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर आई बिकम अ सप्लायर एज़ वेल। तो बाकी सप्लायर से माल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मेरे पास एम्पल सप्लाई होगी, ठीक है ना? वो एम्पल सप्लाई को जो मैंने स्टोर की होगी, वो मैं अब अच्छे दामों अपने राइवल्स को बेच सकता हूँ, व्हिच इज़ गोइंग टू गिव मी अ हेल लॉट ऑफ एडवांटेज, ठीक है ना? यही चीज़ें कोरिलेशन के अंदर भी होती है। कोरिलेशन मार्केट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स को आपस में एक-दूसरे से इंटीग्रेट करा के ऐसा एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है कि वो आपके लिए इंडिकेटिंग एलिमेंट बन जाता है, लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है कि पहले वो काम होगा, तो यार 2 या 3 महीने के बाद ये काम होगा, या ये काम होगा तो तकरीबन 1 महीने बाद या कुछ अरसे के बाद ये काम होगा। अच्छा, बुरा कुछ दोनों, तो उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर करके बैठ जाते हैं, ठीक है? और यही वो चीज़ थी, जैसे मैंने आपको क्लास के अंदर भी बात की थी, वो ट्रेड वाली जो शेयर प्राइस की मैंने बात की थी, कि वो एकदम से बढ़ के 300 समथिंग 398 पे चला गया था, और मैंने भी तकरीबन 77 पे शेयर खरीदा था, और 120 पे मैं निकल गया था, फिर मैं लाते नहीं थी मैंने अपने आप को। वो भी यही चीज़ थी। उनको लीडिंग इंडिकेटर मिल गया था अंकल को, कि जी जिलेट वाले जो हैं, वो पाकिस्तान में आके अपने प्रोडक्शन जो है वो आउटसोर्स करना चाह रहे हैं। तो ट्रेड वाज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जो उसको वो आकर चेक करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी फैसिलिटी को बेहतर करने के लिए क्या किया, अपना मार्केट साइज़ जो है वो बढ़ाने की कोशिश की, वर्चुअली। तो वो अंदर की न्यूज़ थी कि जी वो आने वाला है। तो अब आने वाला है, तो उससे पहले ही आपने अपने मार्केट शेयर प्राइस को बढ़ा के बूस्ट करके दिखाना है। तो वो यही वो चीज़ें थी जो काम वहाँ पर हो रही होती हैं। ठीक है? तो वो भी एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर का ही कांसेप्ट था। ठीक? तो जब हम कोरिलेशंस की बात करते हैं, तो येस कोरिलेशंस जो हैं वो इस तरह के लीडिंग इंडिकेटर्स निकालते हैं, और एट टाइम्स बिज़नेसेस को फ़ायदा होता है इससे कि काम जो है वो बेहतर तरीके से इनका होना शुरू हो जाता है। सो बाज़ जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, दे डू नॉट रियली नो कि अम दे रियली डू नॉट नो कि आपके पास जो काम है वो किस तरह से हो रहा है, या आपके पास जो एक्टिविटीज है वो कैसे हो रही हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने अपना लीडिंग इंडिकेटर निकाला नहीं होता, और आप अपने लीडिंग इंडिकेटर को निकालकर पहले से डिसाइड करके बैठे होते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बाय करना है, क्या मैनेज करना है, कितना वर्किंग प्रोग्रेस रखना है, सब कुछ रख रखा के बैठे होते हैं। वो लीडिंग इंडिकेटर वहां पर हिट करता है, और आप वहां पर पहले से रेडी होके बैठे हो। सही है? सो ये चीजें होती है जो रिग्रेशन के अंदर आती हैं। रिग्रेशन के ये कोरिलेशन के अंदर जैसे आमतौर पे जो कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं, वो भी इनिशिएट हो जाते हैं। ठीक है ना? कि अगर ये हो रहा है, तो ये भी होना चाहिए, ये हो रहा है, तो कंटिजेंसी प्लान के लिहाज से ये भी करके रखो। तो वहाँ पर एकदम से जब आप कोरिलेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपकी कंटिजेंसी प्लान्स जो होते हैं, वो भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है? सो ये हमारे पास जो रिग्रेशन एनालिसिस है,
उसका ये कॉन्सेप्ट है। ख्याल रखते हैं पेपर के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस का नाम आ सकता है, एक्सक्लूसिवली रिग्रेशन एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक जो बड़ा ड्रॉबैक है रिग्रेशन एनालिसिस का, वो ये है कि एक तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करके कुछ ऐसी चीज निकालनी है जो हमेशा ट्रू हो। सही है? तो कि ये चीज होती है, ये चीज होती है, तो फिर ये हमारी सेल्स के साथ ये चीज होता है, ये होना लाजमी है। तो अगर तो ऐसी कोई चीज आपको नजर आ जाती है, सही है? जैसे एक दो शेयर्स है, एक है जहांगीर सिद्दीकी JSCL, सही है, जहांगीर सिद्दीकी कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSCL, और एक है ANL एसगार्ड 9, सही है? ये दोनों कंपनीज जो हैं, अगर आप एक कंपनी, ये तकरीबन 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, JSCL उस वक्त 26-27 रुपीज पे, और एसगार्ड 9 का ANL का जो शेयर था वो तकरीबन था 6 या 7 रुपए के ऊपर, ठीक है? लेकिन वो 20-25 के ऊपर और वो 6 या 7 रुपए के ऊपर, लेकिन दोनों का ट्रेंड एक साथ ही चलता था, हमेशा एक साथ चलता था। यानी दो कंपनीज है, ठीक है? अगर JSCL ऊपर जाएगा तो एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के लैग से ANL ने ऊपर जाना है। जब JSCL ने नीचे जाना है तो एक हफ्ते के लैग से आपका ANL का शेयर भी नीचे जाएगा। ये कोरिलेशन बन गया था और बड़े इंटरेस्टिंग कोरिलेशन था ये, मजा आ गया था देख, ठीक है ना? सो जब ये कोरिलेशन नजर आने शुरू हो जाते हैं तो फिर आप फिर उसपे खेलते हैं। तो उसपे तो खैर मैंने भी काम किया था, इतना इतना सिंपल सी चीज थी कि JSCL को देखा कि यार ये बढ़ना शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते के लिए, अगले वीक के अंदर बैठ के आराम सुकून से एसगार्ड 9 के शेयर खरीदे रख लिए। वो अच्छा, वो बढ़ता था तकरीबन 22 से 23 या 22 से 24 रुपए हुआ करता था। ये 7 रुपए से 7.5, 7 रुपए से 8 मैक्सिमम हुआ करता था। इससे ऊपर के और फिर वापस नीचे आ जाया करता था। उसपे छोटे-छोटे हमने वो जो ट्रेड्स थी वो हमने की। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब आपका बिज़नेस काम कर रहा होता है, तो ये याद रखो कि इससे कोरिलेशंस डेवलप होते हैं। कोरिलेशन ढूँढना एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एट टाइम्स कोरिलेशन मिल भी जाता है आपको। सही है, टाइम इन्वेस्ट करके आपको कोरिलेशन मिल भी जाता है, लिंक मिल भी जाता है। यार ये चीज़ इससे कनेक्टेड है। ये होती है तो फिर ये होता है, ये होता है तो फिर ये होता है। सही है? तो ये हमें कनेक्शन मिल भी गया, लेकिन इट्स नॉट दैट लुक्रेटिव। सही है? लुक्रेटिव इतना नहीं होता। तो यहाँ पर आके कंपनी एकदम से डिसाइड करती है क्या ये वाक़ई कोरिलेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो इन नटशल होता क्या है? कंपनी लीडिंग इंडिकेटर निकालती है कोरिलेशन से। वो कोरिलेशन वाला लीडिंग इंडिकेटर लेके जाती है डेल्फी टेक्निक के पास। सही है? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वाली जो फाइनल बेस्ट टेक्निक, सही है? वो जो एजेंसी थी जो बेसिकली सेल्स फोरकास्टिंग को वेरीफाई किया करती थी और उससे शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस आ जाया करता था। सो करते क्या है? हम कोरिलेशन लेते हैं, कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं और कोरिलेशन फाइंड आउट करके हम चले जाते हैं डेल्फी के पास और डेल्फी से कहते हैं भाई इस पे ठप्पा लगा दो। सही है? डेल्फी कहते हैं पैसे लूँगा, दे दे पैसे, टेंशन नहीं, ठप्पा लगा दे। क्योंकि ये जो मैंने लीडिंग इंडिकेटर निकाला है ना, ये मैंने अपने जाके शेयर होल्डर्स को बताना है, वो मानेंगे नहीं इस चीज़ को। लेकिन अगर आपका ठप्पा लग जाएगा ना, ओहो! फिर तो पागल हो जाएँगे। उधर से उसे ठप्पा लगाया, मैंने उसको पैसे दिए, मैं चला गया अपने शेयर होल्डर्स के पास। उनसे बोला भाई देखो ये फैक्टर होता है, ये चीज़ होती है, ये फैक्टर होता है, ये चीज़ होती है, ये फैक्टर होता है, ये चीज़ होती है। जैसे ये फैक्टर हो रहा है, तो क्या होगा? ये चीज़ होगी। सही है? ठीक है, अच्छा किसने कहा? ये देखें जी, हमारी रिसर्च हमारे कोरिलेशन को वेरीफाई किसने कर दी है? डेल्फी एसोसिएशन। सही है? जैसे ही मैंने उसको डेल्फी का शेयर होल्डर्स को डेल्फी के रजिस्टर्ड डेल्फी का एफिलिएटेड या सर्टिफाइड मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिखा दिया, सबने मेरी बात मान लेनी और वो पैसे दे देंगे। वो पैसे दे देंगे, हम उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से अवेल कर रहे हैं। सिंपल, सही है? इसी वजह से क्वांटिटेटिव के अंदर कुछ करो ना करो, कोरिलेशन जरूर करो। सही है? और क्वालिटेटिव पे कुछ करो ना करो, डेल्फी जरूर कर लो और डेल्फी और कोरिलेशन को आपस में कंबाइन करके एक कॉन्क्रीट आंसर डेवलप कर लो। सही है? और कॉन्क्रीट आंसर को शो करोगे अपने शेयर होल्डर के पास, तो वो पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आपके पास जो टारगेट्स है वो भी अचीव हो जाएंगे। अल्लाह खैर सलाह। मेक सेंस? तो ये चीजें में रखो कि हमारे पास जो सेल्स फोरकास्टिंग है, इसकी सारी की सारी ये टेक्निक्स जितनी भी हैं, वो हमारे पास हमने पढ़ ली। ठीक है? अब इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और सेल्स फोरकास्टिंग के फायदे नुकसानात हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है? तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्लस कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, सही है? और आज ये उससे विक्टिफिकेशन से पहले ये लास्ट क्लास है। कल वैसे बाकी क्लासेस ज़रूर होंगी, लेकिन बिज़नेस से क्लास नहीं होगी। और
ये चीज ध्यान में रखें कि जो आपको होमवर्क जो है वो आप लोगों का गूगल क्लासरूम पर अपडेट हो जाएगा। सही है? और ताकि आप लोग उसको देख सकें। सही है जी? सो कल क्लास नहीं होगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, पहले सर आप ये एडवांटेजेस लिख लीजिए सेल्स फोरकास्टिंग के, फिर मैं आप लोगों को कोरिलेशन भी लिखवा। सर ये एडवांटेजेस वाले और डिसएडवांटेजेस सारे कॉपी करना है।
ओके सो मैं अभी दिखा देता हूँ, एडवांटेजेस दिखा देता हूँ आपको, सही है। सो ये चीज वही है जो रिग्रेशन के लिहाज से बात की थी कि रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो किसी भी एक फैक्टर को बाकी फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके काम करता है, लीडिंग इंडिकेटर देता है ये, सही है। लेकिन इसके साथ एट टाइम्स होता क्या है कि लीडिंग इंडिकेटर समटाइम्स मिल तो जाता है आपको, मिल जाता है आपको, ठीक है, लेकिन जो टाइम, रिसोर्स और जो आपके एफर्ट्स लग जाती हैं उसके लिहाज से जो आपकी अपॉर्चुनिटी गेन जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, एंड हेंस इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सिचुएशन फॉर देम, ठीक है जी। सो ये आपके पास रिग्रेशन के काम हो गए, ये लिख लो। जब आप ये लोग आप लिख चुके हो सब चीजें, तो क्लास एंड हो गई है, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, एंड आप लोगों से अब इंशाल्लाह ताला 1 साल के बाद मुलाकात होगी। और आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि देयर आर गोइंग टू बी रिवीजन क्लासेस। सो रिवीजन क्लासेस के लिहाज से मैं पहले जो है 2 क्लासेस जो होंगी, जो शायद 25th को तो नहीं, 26 और 27 को होंगी, उन 2 क्लासेस के अंदर मैं कॉस्टिंग वाला जो हैंड आउट था मैं उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद से हम लोगों ने जो है यूनिट 6 की रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। टाइम जो होगा वो मेरा ख्याल है राइट आफ्टर इवनिंग होगा, मतलब मगरिब की नमाज के बाद का होगा। तो इसलिए आप लोगों को बता दिया जाएगा भाई ये टाइम है, इस टाइम पर आप लोग आ सकते हैं और आप आ जाएं, और आप लोगों का जो है सारा का सारा काम कर दिया जाएगा, ठीक है जी। सो जाएं, एंजॉय करें, हैव फन, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।